हेलो एवरीवन, आई एम शिवानी, आई एम सेकंड प्रोफेशनल एमबीए स्टूडेंट। तो ये स्टार्टिंग की कुछ लाइनें उन बच्चों के लिए जिन्हें लग रहा है कि वो लाइफ में फेल हो गए। अगर आपको जुनून है कुछ कर दिखाने का, अगर आपको जुनून है कुछ कर दिखाने का, तो आपको इस हार से निराशा नहीं बल्कि आशा मिलनी चाहिए। जिसके अंदर गिरकर उठने का हौसला नहीं होता, जिंदगी उनके लिए ही ख्वाबों का पुलिंदा होती है। तो क्या समझे आप इन लाइनों से? पता है, जिंदगी निकल जाती है और रिग्रेट्स रह जाते हैं। मैं नहीं चाहती कि लाइफ में आप आगे बैठ के सोचो कि अगर मैं थोड़ा सा और मेहनत कर लेता ना, मेरे की बार 550 आ रहे थे, थोड़ी सी मेहनत करता तो 600 नंबर आ जाते। जो सोच रहे हो, जो दिमाग में चल रहा है कि हाँ इतना पढ़ने से मेरा हो सकता है, मुझे ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, टोटली आपके ऊपर है। आपको पता है कि आपकी कैपेबिलिटीज कितनी है, आप कितना पढ़ सकते हो। जरूरी नहीं है कि जिस बच्चे के 550 इस बार आ रहे हो, तो हमारे माइंड में होता है कि अगर तेरे 550 इस बार आ रहे हैं तो एक साल पढ़ के तो आराम से 650 ले लेगा। या फिर जिस बच्चे के 200-300 नंबर आ रहे हैं उसको हम बड़ी जल्दी जज कर लेते हैं। 200-300 आ रहे हैं, 100 नंबर ही तो बढ़ पाते हैं एक ड्रॉप में। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। बच्चे पे डिपेंड करता है। अगर वो दिन रात एक कर देना तो वो 100 से 700 पहुंच जाते हैं। तो ऐसा होता है। तो कभी भी किसी को ऐसे जज नहीं करना, उसकी कैपेबिलिटी सिर्फ उसको पता है। तो आजकल पता है एक चीज जो है बहुत ज्यादा हवा में आ रखी है कि इस बार पेपर कंडक्ट जो है वो एनएमसी करवा रहा है। तो पेपर एनसीईआरटी से आया गया नहीं आया। तो आपको एक चीज दिमाग में रखनी है, पता है अभी तो एनएमसी करवा रहा है, जब एनटीए भी करवाता था ना तब भी मतलब ये काफी रूमर्स आपके आते थे कि पिछले साल पेपर इजी था तो इस बार पेपर हार्ड आने वाला है, इस बार आउट ऑफ एनसीईआरटी आने वाला है। मेरे टाइम पे खुद मैं काफी डाउट में रहती थी कि क्या पढूं भाई, एनसीईआरटी पढूं या वो पढूं। तो ये डाउट हमेशा रहता है। लेकिन आपको एक चीज मैं बता दूं, पेपर चाहे कोई भी करवा रहा हो, गाइडलाइंस है कि पेपर एनसीईआरटी से बाहर नहीं होना चाहिए। तो पेपर एनसीईआरटी से ही आएगा, चाहे पेपर कोई भी कंडक्ट करवा रहा हो। तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, वहीं से स्टार्ट करनी है और वहीं पे खत्म करना है। एनसीईआरटी से एक शब्द भी बाहर से मत पढ़ो आप बायोलॉजी में। लेकिन पता है एक और चीज है, सब कहते हैं कि एनसीईआरटी 10 बार पढ़ लो, 15 बार पढ़ लो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब 360 आ जाएंगे बायो में। लेकिन पता है ये बोलते हैं ना, आधा सच है ये। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से आपके 360 नहीं आएंगे, कभी नहीं आ सकते। एनसीईआरटी तो सब पढ़ लेंगे, वो दो ही तो एनसीईआरटी है, एक 11th की एक 12th की। लेकिन काफी पॉइंट्स होते हैं। पढ़ने के बाद आपको बहुत सारी चीजें करनी है, आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं एनसीईआरटी लेवल के। आप एनसीईआरटी कितनी बार पढ़ लो। मैंने खुद मेरे टाइम पे एनसीईआरटी पढ़ी थी, लेकिन फिर भी मेरे बहुत कम मार्क्स आए थे बायोलॉजी में। मेरे 250 के लगभग मार्क्स आए थे। और उससे अगली साल जब मैंने पेपर दिया, जिस बार मेरा सिलेक्शन हुआ है, जिसमें मेरे 355 नंबर आए थे, तब भी मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी। तो क्या डिफरेंस है इन दोनों में? देखो, जब मैंने पहले एनसीईआरटी पढ़ी थी ना, उसमें क्या था कि सिर्फ रीडिंग मारे जा रही हूँ, रीडिंग मारे जा रही हूँ, क्योंकि हर जगह से सुना हुआ था कि एनसीईआरटी की रीडिंग 10 बार लेनी है, 15 बार लेनी है। तो सिर्फ एनसीईआरटी की रीडिंग ले जा रही थी मैं। लेकिन इस बार मैंने क्या चेंजेस किए थे कि मैं एनसीईआरटी पढ़ रही हूँ, एक एक वर्ड जो होता है ना वो बहुत ध्यान से पढ़ रही हूँ। हर लाइन पढ़ते टाइम मेरे दिमाग में चल रहा है कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम होकर आ सकता है। एक एक वर्ड जो होता है ना, जो हम ऐसे ही इग्नोर करते हुए चलते हैं कि ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है। सब कुछ इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में एक छोटा सा डायग्राम भी गिवन होता है ना, कहीं पर भी सब कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ भी नहीं छोड़ना। और मैंने काफी सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए थे बिल्कुल एनसीईआरटी लेवल के, तब जाके वो 355 नंबर आए थे मेरे। तो ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लो, हवा में बात है, कुछ भी नहीं होता। एनसीईआरटी पढ़ के आगे भी कुछ करना होता है, उससे भी आगे बढ़ो। तो मुझे एक चीज बताते हैं काफी खुशी हो रही है, क्योंकि पता है बहुत सारे कमेंट्स में मैं देख रही थी बहुत टाइम से, लाइक पिछले साल में भी काफी कमेंट्स थे कि आप सारी जो बुक्स वगैरह है वो आप इंग्लिश की बताते हो, लेकिन काफी बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम से पढ़ रहे होते हैं, जिन्हें हिंदी की बुक्स चाहिए होती है। तो मैंने आप लोगों के लिए एक बुक ढूंढी है, मैं आपको बताती हूँ। तो ये बुक है दिशा पब्लिकेशन से, 36 ईयर नीट चैप्टर वाइज प्लस टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर। तो ये पता है न्यू एडिशन है। इसमें क्या है, 2023 वाला पेपर भी इंक्लूडेड है, साथ में जो 2022 में जो फेज 2 आता है ना सितंबर में जाके, वो वाला पेपर भी इसमें इंक्लूडेड है। इसमें जो सारे क्वेश्चंस है वो चैप्टर वाइज है और चैप्टर में भी टॉपिक वाइज गिवन है। और सबसे बेस्ट फीचर पता है क्या है, इसमें एनसीईआरटी का पेज नंबर भी गिवन है क्वेश्चन के साथ। तो आपको पता चलेगा कि हाँ एनसीईआरटी पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की कैसी लाइन से कैसे क्वेश्चन फ्रेम होकर आता है। और जो इसमें सोल्यूशन गिवन है ना, उस सोल्यूशन में लाइक आपके कॉन्सेप्ट नोट्स गिवन है, हाईलाइट कर रखी है टिप्स एंड ट्रिक्स को, तो काफी हेल्प मिलेगी आपको उससे भी। इसमें टोटल जो है 45 पेपर्स हैं, जिसमें कर्नाटका 2013 वाला भी है, जो उड़ीसा का 2019 का, 20 का, 2022 में जो फेज 2 हुआ, उसके बाद 2010 से लेकर 2012 में जो सीबीएसई मेन का जो पेपर था ना, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। और लास्ट में इसमें 100% डिटेल सोल्यूशन है, साथ में एरर लेस सोल्यूशन आपको मिलेगा। तो इस बुक का कॉम्बो है तीनों में, लाइक हिंदी के तीनों है और साथ में इसका इंग्लिश में भी कॉम्बो है। इंग्लिश वाले में जो फीचर है कि इसमें एनसीईआरटी पेज का रेफरेंस गिवन है, ओल्ड और न्यू दोनों एनसीईआरटी का, और एनसीईआरटी के पेज नंबर साथ साथ गिवन है सारे क्वेश्चंस के। तो इस बुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, चेक करना। लेकिन वही है कि आपको पता होना चाहिए कैसे पढ़ना है। अब अगर जिसमें केमिस्ट्री की बात करती हूँ, तो पढ़नी तो केमिस्ट्री भी आपको एनसीईआरटी है, लेकिन उसका जो आपका अप्रोच है एनसीईआरटी की तरफ, वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जैसे मैं बता चुकी हूँ कि ऑर्गेनिक में आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, लेकिन वो अभी नहीं पढ़नी है। आपको क्या करना है कि अभी बहुत टाइम है आपके पास, पूरी साल पड़ी हुई है, तो सिर्फ डायरेक्ट एनसीईआरटी में मत कूदो आप ऑर्गेनिक में। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले जैसे कोई लेक्चर देख लो आप, या फिर आपके पास कोई नोट्स हो, पिछले साल के हो, इस बार के हो, तो पहले वो नोट्स पढ़नी है या फिर वीडियो लेक्चर देखना है, उसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ना है।
अगर मैं इनऑर्गेनिक की बात करती हूँ तो इनऑर्गेनिक में भी लाइक सब कुछ रटना है, आपको पता है, लेकिन वो रटना भी बिल्कुल ऐसे नहीं, बुद्धुओं की तरह नहीं रटना है। आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं ना तो आप सोच पाते हो इनऑर्गेनिक के बारे में। अब वो कुछ एक्सेप्शंस है यार, वो तो रहेंगी, कितने सारे पी ब्लॉक डी ब्लॉक में जो भरी पड़ी है एक्सेप्शंस, लेकिन जो मोटा मोटा अगर आपके बेसिक्स क्लियर होते हैं ना तो आपको इनऑर्गेनिक काफी ईजी लगने लगती है। मेरे टाइम पे पता है मैं पी ब्लॉक से बहुत डरती थी कि इतना बड़ा पी ब्लॉक मैं कैसे पढ़ूंगी। जब मैंने एक ग्रुप पढ़ लिया ना तो मैं जब दूसरा ग्रुप पढ़ने लगी ना तो काफी चीजें तो लाइक सेम थी। अगर आप एक्सेप्शंस को हटा देते हो तो आपका पहले बेसिक क्लियर होना चाहिए, उसके बाद आप थोड़ा सा अप्रोच करो केमिस्ट्री के लिए। अगर फिजिकल की बात करती हूँ तो फिजिकल में मेरे टाइम पे, हालांकि मेरे पास बहुत कम टाइम में मैंने पढ़ाई की थी, लेकिन फिर भी मैंने फिजिकल की एनसीईआरटी पढ़ी और कहीं ना कहीं एनसीईआरटी में जितने फॉर्मूले गिवन है ना ऑलमोस्ट वहीं से ही न्यूमेरिकल्स आते हैं उसके फ्रेमवर्क के। और मैंने तो सच में सिर्फ जो एनसीईआरटी में एग्जांपल्स है ना, मैंने सिर्फ वो प्रैक्टिस किए थे फिजिकल के लिए भी। उसके बाद जैसे मॉक टेस्ट वगैरह में तो मैंने काफी सारे क्वेश्चंस किए थे, लेकिन वैसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन नहीं किए थे और एनसीईआरटी में से ही आया था, मैंने देखा तब। तो आपको पता क्या करना है, अगर आप कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो ना तो आपका अप्रोच ही होना चाहिए फिजिकल के लिए कि जितने भी आपको एक्स्ट्रा फॉर्मूले मिलते हैं या फिर कोई शॉर्टकट वाला फॉर्मूला मिलता है तो वो सारे ट्रिक्स आप कहीं नोट कर लो। बाकी पढ़ने आपको एनसीईआरटी है, और जरूर जैसे सॉलिड स्टेट चैप्टर हो गया, काफी क्वेश्चन मेरे टाइम पे कह रहे थे आउट ऑफ एनसीईआरटी है, लेकिन जो टेबल बनी हुई थी वो उसमें से क्वेश्चन था और मुझे काफी खुशी हो रही थी कि हाँ चलो मैंने एनसीईआरटी डिटेल में पढ़ी थी उसकी। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, फिजिकल की एनसीईआरटी छोड़ देते हैं और आजकल तो नया वो चला है कि फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़ने लग गए हैं। तो मैं बोलूंगी कि यार जरूरत नहीं है फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़ने की, आपको बस आप अपने नोट्स पढ़ लो और न्यूमेरिकल्स वगैरह कर लो ना तो फिजिक्स में आपकी बात बन जाती है। लेकिन कोई बच्चा है जिसको 180 आउट ऑफ 180 करना है तो भाई तुम तो जो पढ़ोगे वही कम है तुम्हारे लिए, तो तुम तो सब पढ़ो। बाकी मैं एक नॉर्मल एवरेज बच्चे की बात कर रही हूँ जिसको सिलेक्शन लेना है, 650 प्लस मार्क्स स्कोर करना है, तो आप फिजिक्स की एनसीईआरटी स्किप कर सकते हो। और पता है अभी बहुत आप लोग कर चुके हैं अपना टाइम वेस्ट, बच्चे वेट कर रहे थे रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट भी आ गया, रैंक भी देख ली होगी आपने, आपको पता लग गया होगा कि आपका सिलेक्शन होने वाला है नहीं होने वाला। तो यार उसी हिसाब से देखो और पढ़ना स्टार्ट कर दो। टाइम कम पड़ जाता है लास्ट में जाके आप दिन में 5-5 चैप्टर ऐसे उड़ा रहे होंगे बायो के। इससे अच्छा ये है कि आप अभी से धीरे धीरे लेके चलो ताकि लास्ट में अच्छे से रिवीजन हो पाए। तो लास्ट में क्या करता है, पढ़ना और रिवीजन सब आपको एक साथ ही करना पड़ता है, तो उससे बचने के लिए कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए चलो। ज्यादा मैं ये नहीं कह रही कि आप पूरा लाइक 15 घंटे पढ़ो, लेकिन एक एवरेज 8-9 घंटे तो यार पढ़ो एटलीस्ट। सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। आपका टीचर चाहे कितना भी हाई फाई हो, कितना भी बोलते हैं ना कि वो टीचर बहुत अच्छा है, वो टीचर बहुत अच्छा है, जी कोई टीचर कितना भी अच्छा हो, लेकिन ऐसा कोई महान टीचर नहीं है जो एक बच्चे का सिलेक्शन दिला सके। कोई नहीं है, बच्चे को खुद से पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। तो बाकी बताना मुझे कमेंट्स में आपके क्या दुख दर्द तकलीफ हैं, कहाँ दिक्कत आ रही है आपको। मैं कोशिश करूंगी कि मैं स्टार्टिंग के रिप्लाई करूं। बेस्ट ऑफ लक फॉर प्रिपरेशन एंड ध्यान रखना अपना, पढ़ते रहो, मोटिवेटेड रहो, स्टे कनेक्टेड, बाय।